अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। हमने प्रीवियस वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया है, वो था जी हमारे पास हाफ लाइफ, और यहाँ पे जो हमने टॉपिक करना है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये अमूमन ना बायो के अंदर पड़ी होती है, तकरीबन वही है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे कि किस तरह हमने एग्जाम के अंदर इसको लिखना है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एक वर्ड आएगा इफेक्टिव कोलिजन, उसको सिर्फ अभी लिखिएगा, आगे जाकर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये इफेक्टिव कोलिजन का मतलब समझ आ जाएगा। अगर आपको इफेक्टिव कोलिजन का मतलब पता चल जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। सही है, चलो हमारे पास सबसे पहली बात आ जाती है डेफिनेशन। हेडिंग दे दो, डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल सी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की कम से कम मिकदार है, विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन कहता है टकराव को, इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरत पड़ती है। इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन के बाद जो सेकंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसकी रिप्रेजेंटेशन। कि हम इसको जाहिर किस तरह करेंगे, इसको जाहिर करने के लिए हम वर्ड ई ए का इस्तेमाल करते हैं। क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम जाहिर करने के लिए वर्ड ई ए, कैपिटल ई स्मॉलर ए आपने पेंदे के अंदर लिखना है बॉटम में। सही, ई ए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ए से मुराद है एक्टिवेशन, ई से मुराद है एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है इसका यूनिट। एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है? ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि एनर्जी जो भी हो उसका यूनिट हमेशा किलो जाउल पर मोल होता है। जिस तरह हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है, उसका यूनिट हमारे पास किलो जाउल पर मोल ही है। द यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास इज किलो जाउल पर मोल। ये हमारे पास इसका यूनिट आ गया। यूनिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेनली हमने एक्सप्लेन करनी होती है वो है एक्सप्लेनेशन। एक्टिवेशन एनर्जी की एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन से पहले ना ये एक छोटी सी चीज़ समझ लो। अगर ये चीज़ समझ आ जाए सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख लोगे। अब मैं सपोज कर रहा हूँ, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, मैं कहता हूँ ये दो चीज़ों के दरम्यान में केमिकल रिएक्शन हुआ है, H2 में और Cl2 में। इसके नतीजे में हमारे पास HCl बन जाता है। इसके नतीजे में क्या, कौन सी चीज़ बन जाती है? HCl। अब देखो ये दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस दो चीज़ों को मिलने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए? वो जो कम से कम एनर्जी होगी वो हमारे पास कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो हमेशा ज़रूरी तो नहीं हमेशा H2 और Cl2 मिले, मे भी H2 और Br2 मिल जाए, H2 और Br2 मिल जाए, यहाँ पे 2HBr बन जाए, मे भी H2O2 मिले, वाटर बन जाए। सही है, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं A2 वर्ड इस्तेमाल करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्ड B2 इस्तेमाल करूंगा। सही है, और याद रखिएगा हमारे पास A2 के दरमियान में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसी तरह B2 के दरमियान में भी हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। यानी कि यहाँ पे एक लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि दो एटम के दरमियान में, हम एटम सपोज कर रहे हैं ए और बी हमारे पास क्या है, एटम्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो एटम्स हैं, इसके दरमियान में एक बॉन्ड है। सबसे पहले ये आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या क्या काम हो रहा है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहले ये चीज़ समझ लेना, फिर बातें लिखनी मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ सपोज किया मेरे पास दो चीज़ें हैं, ए और यहाँ पे हमारे पास है बी। इस चीज़ को समझते जाइएगा। यानी कि ये हमारे पास H2 है, मैंने बॉन्ड की फॉर्म में लिखा है, ये हमारे पास क्या है, B2 है। अब इन दोनों चीज़ों के मिलने से हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ बनती है इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको ज़रा देखिए किस तरह बनाना होता है। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने पहले बताई रखी हो, कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा, पुराने बॉन्ड टूटते हैं,
नए बॉन्ड बनते हैं, ऐसा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो पुराना बॉन्ड ये है ए और ए के दरमियान में, और यहाँ पे भी पुराना बॉन्ड जो है बी बी के दरमियान में। हम बॉन्ड बनवाना चाहते हैं ए बी के दरमियान में। किसके दरमियान में? ए बी के दरमियान। जिस तरह हम यहाँ पे कहते थे कि पुराना बॉन्ड एच एच के दरमियान में, यहाँ पे सी एल के दरमियान में, लेकिन हम बॉन्ड बनवाना चाहते हैं एच और सी एल के दरमियान में। सेम काम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि ये वाला बॉन्ड ऐसा ऐसा ना टूटना शुरू हो जाता है। अब टूटने के लिए मैं इस तरह डॉटेड लाइन इस्तेमाल करता हूँ, इस तरह, सही है। सेम काम मैं यहाँ पे भी डॉटेड लाइन इस्तेमाल करूँगा। क्या करूँगा? यहाँ पे भी डॉटेड लाइन इस्तेमाल करूँगा। अब ये वाला बॉन्ड पुराना जो था वो टूटना शुरू हो गया और यहाँ पे नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया, सही है। और इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बस ये बात आपने याद रखनी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जहाँ पे वो स्पीशी होती है जहाँ पे आपके पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, उस चीज़ को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। सही। इसके बाद अगर इस चीज़ के पास इतनी एनर्जी हुई कि ये आगे प्रोडक्ट बना सके, जो प्रोडक्ट बनाएगा, वरना ये रिएक्शन पीछे भी आ सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट बनाने के लिए ये वाले बॉन्ड मुकम्मल तौर पे टूट जाते हैं और इन दो के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। ये हमारे पास क्या होता है? ए बी के दरमियान में। और ये हमारे पास क्या है? ये वाली चीज़ें हमारे पास कहलाती है रिएक्टेंट। क्या है हमारे पास? ये वाली चीज़ें रिएक्टेंट है, और ये वाली चीज़ें क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट है। और ये दरमियान में एक चीज़ बनती है, इसको नाम दे रहे होते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको इंटरमीडिएट स्पीशी भी कह सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें जो दरमियान में बन रही है। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, यहाँ पे एक जनरल वे में एक्सप्लेन किए हैं, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिखूँगा। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। हम फर्ज कर रहे थे, सपोज फर्ज कर लो वी हैव, हमारे पास हैं, वी हैव टू रिएक्टेंट्स। हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट्स हैं। कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं? A2 एंड B2, यानी कि A2 और B2, ये दो वाले। अब इसके बाद होता क्या है? द बॉन्ड बिटवीन A2 एंड B2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसको हम इस तरह बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए के दरमियान में बॉन्ड है एंड बी के दरमियान में बॉन्ड है। लो जी, अब होता क्या है कि हमारे पास ये दो चीज़ें आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। व्हेन दीज टू रिएक्टेंट, अगर ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट आर कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर एंड द कोलिजन। अच्छा, कोलाइड का मतलब टकराना, जब दो एटम आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद कहता है अगर कोलिजन इफेक्टिव हुई, इफ द कोलिजन इज इफेक्टिव होती पूरा सर, इफ द कोलिजन इज इफेक्टिव, अगर तो आपकी कोलिजन इफेक्टिव हुई, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। एंड अब यहां देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने लगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। एंड चलें, फॉर्म्ड इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है? ओल्ड बॉन्ड इज ब्रोकन, ओल्ड बॉन्ड जो होता है टूट रहे हैं, एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एंड न्यू बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज फॉर्म्ड। ए और बी के दरमियान में न्यू बॉन्ड बन रहे हैं। बी इज फॉर्म्ड।
सही। अगर इसके बाद इसके पास इतनी एनर्जी हुई जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सही। इफ दिस सिस्टम हैज, अगर ये वाला सिस्टम रखे मोर एनर्जी, अगर इस सिस्टम के साथ पास ज्यादा एनर्जी हुई किसकी निस्बत, देन एक्टिवेशन एनर्जी, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जो ये था जी हमारे पास एक्सप्लेनेशन कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास किस तरह इफेक्टिव होती है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, बाज़ दफ़ा एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेते हैं। वो कहता है जी राइट डाउन द कंडीशन विच रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सही है, कि किसी भी रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। सही है, नेसेसरी कंडीशन या कंडीशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। हम कंडीशन लिखने लगे हैं कि केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये असल में दो कंडीशन रिक्वायर है। कितनी कंडीशन है हमारे पास जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो दो कंडीशन है। एक हमारे पास उस सिस्टम के पास या उन रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, दो कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है फॉर अ केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टम, जो आपके पास सिस्टम है जिसके अंदर रिएक्टेंट वगैरह डाले हुए हैं, द सिस्टम शुड हैव एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद इतनी एनर्जी हो कि आपका रिएक्शन करवा सके। सही है, प्रॉपर ओरिएंटेशन और लास्ट वाली चीज़ है इफेक्टिव कोलिजन। लो जी चंद एक चीज़ें आप इसको ना समझिएगा। मैंने ऊपर जो बातें लिखी इसका मतलब क्या है कि तो देखो हमने ना प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट यही समझ लो कि मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को मिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं इनको यहाँ से लेके आ रहा हूँ। अब देखो मैं एटम की बात करूँ ना, एटम के अंदर ये वाला सिस्टम होता है, ये याद रखिएगा। ये छोटा सा ना कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि क्यों एनर्जी इंक्रीज होती। अब देखो ये सपोज किया मैं ये दो एटम है मेरे पास, मैं इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनवाना चाहता हूँ। अब एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब देखो ये वाली चीज़ इस चीज़ को क्या करेगी, रिपेल करेगी जब ये बॉन्ड बनवाना चाहता हूँ। अब देखो मैं इसको एक दूसरे करीब लेके आ रहा हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसको एक दूसरे के साथ जोड़ सकूँ, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। सही है, अब मेरे पास कम से कम इतनी एनर्जी हो कि मैं इनको एक दूसरे के साथ जोड़ सकूँ। वो जो एनर्जी मुझे चाहिए वो कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो मेरे पास इतनी एनर्जी तो है, मैं ऐसे लेके आता हूँ, मैं इसके पास इस तरह गुजर जाता, लेकिन ये चीज़ नहीं बनती। मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो। ओरिएंटेशन का मतलब क्या, सिमत भी हो। अब देखो आप इसको इस तरह मिला के कहो जी लो जी ये मैंने कर दिया, बन तो फिर भी नहीं हुआ। जो चीज़ आप बनाना चाहते हो वो तो बनी नहीं है। आप कहो जी इसकी ओरिएंटेशन एक खास रखो, आप कहो इसको इस तरह करो, चलो ये लो ख़त्म, नहीं बना। अब अगर इसकी ओरिएंटेशन यानी कि जिस लिहाज से ये मिलना चाहते हैं उस लिहाज से मिले, मतलब इस तरह आए, एक ख़ास सिमत में आके जुड़ेंगे तो फिर ही बॉन्ड बनेगा। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। ये वाली बात, और इसके बाद जो कोलिजन हो वो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव कोलिजन के लिए ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सही है, ये बातें आपने सिंपल सी याद रखनी है कि जब हमारे पास कोई भी बॉन्ड बनता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सही है, ये था जी सिंपल सी चीज़ हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से। वह है जी अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसको ग्राफ के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसको भी ग्राफ के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे।